तर काय म्हणतंय लातूर? तर जर पाहायला गेलं तर सीईटीची सुरुवात झाली 1999 साली. मग 1999 पासून हा जो प्रवास चालू झाला लातूरचा खास कर, तर खूप मोठा प्रवास होता. त्यानंतर 2-4 वर्षानंतर आपल्याला एक टॉपर पाहायला भेटला लातूरमध्ये. साधारणतः 2004-05च्या दरम्यानमध्ये जेव्हा शाहू कॉलेजकडे सुद्धा नीट किंवा जेईची बॅच नव्हती, तर त्याची स्थापना असं म्हणू शकता की 2004-2005 पासून सुरुवात झाली. आणि तिथून मग लातूरनं कधी पाठ मागं बघून कधी बघितलेलं नाही आहे. मग तसंच आहे. मग हे जसं जसं वर्ष गेले, 2010 आला, 2000 नंतर आपण 15ला पाहिलं. 2015ला काय झालं तर अचानक एक सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय आला की आजपासून म्हणजे 2015 पासून सीईटी मार्फत कुठलेही ॲडमिशन होणार नाहीत आणि सर्व काही नीट आणि जेई मार्फत होणार आहेत. मग तसंच पुढं थोडे वर्ष गेले आणि लातूरनं कोपअप केलं. थोडे वर्षानंतर आपण कोविड पाहिलं. मग कोविडमध्ये सगळं काही डिजिटलाइज झालं आणि कोविडमध्ये बऱ्याच जणांचं नुकसानही झालं. मग कोविडच्या दरम्यान म्हणजे जे डिजिटलायझेशन झालं त्याच्यानंतर जे जसं की समजा PW आहेत, ॲलन आहेत, आकाश आहेत, असे इन्स्टिट्यूट्स मग उभरून आले आणि त्यांनी डिजिटल माध्यमातून शिकवायला चालू केलं. तिथं कुठेतरी लातूर मागं पडला. आपल्याकडे आहेत, ऑनलाईन आहेत, पण कोणीही लातूर पॅटर्न आतापर्यंत यूट्यूबवर कंप्लीट सिरीज कोणीही शिकवत नाही. तर मी म्हणायला किंवा सांगू इच्छितो की इथून पुढं लातूर पॅटर्न पूर्ण सिरीज इथून पुढं आता फक्त पाठशाला ह्या वेबसाईट मार्फत आणि यूट्यूबवर फ्री ऑफ कॉस्ट सगळ्यांना भेटून जाईल. मग लातूरचा आपण असंही म्हणू शकतो की हा एक नवीन प्रवास असेल. इथून पुढं तुम्हाला सर्व काही लातूर पॅटर्न कम्प्लिटली ऑनलाईन येईल. आणि हा चार्ज नाही, काही नाही आहे, तुम्हाला जसं आहे तसंच चालणार आहे. तुम्ही यूट्यूबवर जा. यूट्यूबवर तुम्हाला नीट जेई पाठशाला नावाने चॅनल आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये मी त्याची लिंक देईन, तुम्ही पहा. ठीक आहे. तर आता माझं थोडंसं इंट्रोडक्शन. मी आहे DSP सर. काही राज्यांमध्ये मला DSP सर म्हणतात, काही राज्यांमध्ये साऊथ इंडियामध्ये गेलं तर DSP सर म्हणतात. नॉर्थ इंडियामध्ये त्यांना नावापासून उल्लेख येतो. जसं मी आकाशला वडोदऱ्याला होतो तेव्हा तिथं मला सुमित सर म्हणून जाणलं जाते आणि महाराष्ट्रामध्ये दानुरे सर म्हणून जाणलं जातं. गेले 20 वर्ष झालं मी याच फील्डमध्ये आहे. लातूरचाच आहे. लातूरमध्ये बऱ्याच कॉलेजेसमध्ये मी शिकवलेलं आहे. असंख्य डॉक्टर आणि इंजिनियर्स आत्तापर्यंत घडवलेले आहेत. माझ्या अकाउंटला तुम्ही जे काही व्हिडिओ पाहत असाल त्यांना माहिती आहे, त्यांच्या आजूबाजूच्या मित्रांना माहिती आहे की किती मुलं माझ्या हाताखालून शिकून गेलेली आहेत. मग आता या माध्यमातून आपल्याला काय काय भेटणार आहे? तर पहिलं तर आहे की पाठशाला काय आहे. हे www.pathshalalive.in हे वेबसाईटचा ॲड्रेस आहे. तुम्ही जा, पहा. तिथं तुम्हाला गुगल प्ले स्टोअरवर जाण्याचीही गुगल प्ले स्टोअरवर आपला ॲपसुद्धा आहे. मग आता हे जे पर्टिक्युलर वेक्टर जे आपण सुरुवातीला करतोय, सर्वात पहिला आहे वेक्टर. आता जे 11वीचे विद्यार्थी आहेत किंवा 12वीचे आहेत किंवा कोणी रिपीट करणारे असतील त्यांच्यासाठी सगळ्यांना माहिती आहे फिजिक्समध्ये वेक्टर हा खूप इम्पॉर्टंट आहे. वेक्टर जर नाही आला तर कुठलंच तुम्हाला फिजिक्सचे कुठलेही धडे तुम्हाला सॉल्व्ह करता येत नाहीत. हा बेस आहे. मग आता ह्या सिरीजमध्ये आपल्याला काय भेटणार आहे तर सर्वात पहिल्यांदा फ्री तुमचे 45+ रेकॉर्डेड व्हिडिओज आहेत. टीचिंग प्लॅन बनवलेला आहे त्याच अकॉर्डिंग सांगतोय. 45+ रेकॉर्डेड व्हिडिओज तुम्हाला ह्याच्यामध्ये येणार आहेत. एका भाग एक येत जातील, सगळे काय रेकॉर्ड केलेले नाही आहेत. सेकंड काय तुम्हाला 400+ सॉल्व्ड प्रॉब्लेम्स. आपण काय करतो, डाऊट नटला जातो किंवा गुगलवर सर्च करतो किंवा यूट्यूबवर सर्च करतो. मला पर्टिक्युलर एक क्वेश्चन मला सर्च करायचा असतो, मला त्याचं व्हिडिओ सोल्युशन पाहिजे असते, ते भेटत नाही. जर भेटायलाही गेलं तर ते म्हणता की पे करा. मग आता 400 मध्ये कोणते असतील जे फेमस बुक्स आहेत, जसं की समजा जेई वाल्यांसाठी HC वर्मा आहे. HC वर्माचे सगळे क्वेश्चन मी सॉल्व्ह करून दाखवणार आहे. मग इरोडो असेल ॲडव्हान्सवाल्यांसाठी मी तेही सॉल्व्ह करून देणार आहे. याच्यामध्ये त्या क्वेश्चनच्या खाली मी तुम्हाला तिथं हायलाईट करून देऊन की ते क्वेश्चन कुठं आहे. बरं, एररलेस असेल, एररलेसमध्ये काय क्वेश्चन्स आहेत. NCERT सर्वात महत्त्वाचे.
NCERT घेणार आहे, त्याच्यानंतर NCERT एक्झाम्पलर आपण घेणार आहेत, प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन घेणार आहेत. मग आता त्याच्यामध्ये पूर्ण तुम्हाला डिटेल व्हिडिओ सोल्युशन भेटतील. पण हां, हे तुम्हाला यूट्यूबवर भेटणार नाहीत, हे तुम्हाला ॲपमध्ये भेटणार आहेत किंवा वेबसाईटवर भेटणार आहेत. तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मी लिंक टाकणार आहे, ते तुम्ही डाउनलोड करा, तिथून तुम्हाला भेटून जाईल. बरं, डीपीपी सुद्धा तुम्हाला किती असणार आहेत? आता पर्टिक्युलर फक्त वेक्टर्सवर मी 45 डीपीपी देणार आहे. आता मी तुम्हाला दाखवेन कसं असणार आहे, कुठं असणार आहे. नेक्स्ट 10 फ्री ऑनलाईन टेस्ट मी तुम्हाला देणार आहे. तुम्ही कुठं असाल, जिथं असाल, घरी बसा, घरी बसून तुम्ही टेस्ट टेस्ट तुम्ही सॉल्व्ह करा आणि स्वतःचा तुम्ही टेस्ट करून बघा. बर, हा जो ॲपचा आहे, ॲपचं लॉग इन तुम्ही रजिस्ट्रेशन फ्री आहे, तुम्ही सरळ सरळ रजिस्टर करू शकतात आणि हा लाईफ टाईमसाठी तुम्हाला ते ॲप राहणार आहे. बर, आता जर समजा तुम्हाला थोडंसं वेबसाईट दाखवतो मी. अशा प्रकारची तुम्हाला वेबसाईट बघायला भेटेल. ते बघा तिथं pathshala.live.in. आता हा होम पेज आहे, ज्याचा जो इंटरेस्टेड आहे, जसं की समजा जे मेन्स क्लास 11 आता मी काही टाकलेलं नाही आहे. आता जसंही रेकॉर्डिंग जसे जसे एक एक येतील तसं तसं याच्यामध्ये कंटेंट वाढत जाईल. हे 12th आहे, हे ॲडव्हान्सचं आहे, तसंच ॲडव्हान्स 12th आहे. आणि हे बघा आपण 5वी पासून सगळे इथं मी देणार आहे. बर, फ्री स्टडी मटेरियल्समध्ये इकडं तिकडं हुडकायची गरज नाही. तुम्हाला जे काही मटेरियल पाहिजे, ज्याचं कुणाचं पाहिजे, आता मी नाव घेऊ शकत नाही, पण इथं तुम्हाला भेटून जाईल. पण त्यासाठी तुम्हाला ॲप डाउनलोड करावे लागेल. बर, इम्पॉर्टंट बुक्स पण मी तुम्हाला प्रोव्हाइड करणार आहे. ऑनलाईन हे पेड टेस्ट सिरीज आहे. इथं तुम्ही काही विचार करू नका, इथं आहे फ्री टेस्ट सिरीज. इथं तुमची टेस्ट सिरीज मात्र सब्जेक्ट वाईज येऊन जाईल आणि हे आपले रिझल्ट्स आहेत. बरं, आता ॲप कुठून डाउनलोड करायचं? तर ह्याच वेबसाईटमध्ये होम पेजला जा. होम पेजला थोडंसं स्क्रोल करा. स्क्रोल केल्यानंतर का इथं तुम्हाला हा दिसतो, ह्याला क्लिक करा. क्लिक केल्यानंतर डायरेक्टली तुम्ही ते ॲप डाउनलोड करू शकता. ॲपचं नाव सुद्धा नीट जे पाठशालाच आहे. बर, आता कंटेंट कसा पाहायचा आहे? समजा मी फॉर एक्झाम्पल 10वीचा बघितला. आता हे असा तुमचा क्लास 10, हे एक एक्झाम्पल आहे. क्लास 10 CBSE मॅथ्सचा एक दाखवतोय मी. मग असाच तुम्हाला ॲपवर सुद्धा दिसेल. मग इथं तुम्हाला एक डेमो व्हिडिओ असेल, जसं की अजित सरांचा इथं डेमो व्हिडिओ दिसत आहे. इथं डिस्क्रिप्शन आहे. डिस्क्रिप्शनमध्ये म्हणजे या कोर्समध्ये काय काय तुम्हाला भेटणार आहे, काय असणार आहे, हे सगळं इथं दिलं जातं. मग व्हॉट यू गेट, नंतर टॉपिक कवर्ड. आता याच्यामध्ये बघा 10वीवाल्यांसाठी एवढे CBSEचे टॉपिक्स आहेत, एवढे टॉपिक कवर्ड आहेत. हे का चूज करायचं, हे सगळे. बर, आता मला याचं रिलेटेड कंटेंट पाहिजे तर इथं कंटेंटमध्ये या, तुम्हाला सगळे फोल्डर्स भेटतील. जसे की आता आपण वेक्टर स्टार्ट करणार आहे मी. प्रत्येक पॉईंटचे कंटेंट इथं आपले काय असतात, इथं एक एक फोल्डर बनला जातो आणि ते जेवढे फोल्डर्स आहेत त्या सगळ्या फोल्डर्समध्ये तुमचे रिस्पेक्टिव्ह स्टडी मटेरियल असेल, DPPs असतील, डेली वर्क असेल, नाहीतर सोल्युशन्स असतील, इथं सगळं काय मी तुम्हाला देणार आहे. ठीक आहे, तर आपण सुरुवात करूया. तर चला मग सुरुवात करू आपण. आणि प्रिफरेबल मी हिंदी ठेवणार आहे लँग्वेज, कारण बरेच असे विद्यार्थी असतात ज्यांना मराठी पूर्णपणे कळत नाही. तर आता व्हॉट इज टू बी कवर्ड? वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट. लेक्चर 1 में मैं क्या क्या कवर करूंगा? पहली बात, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी के कितने क्लासिफिकेशन है, मैं सबसे पहले ये डिस्कस करूंगा. दूसरा हमें देखना है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है. ये 3 पॉइंट हम इस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 1 में हम डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं. चलो पहला देखो, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज, जो भी आप मेजर करते हो फिजिक्स में, जो भी मान लो मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एंगुलर मोमेंटम, ये सारे जो कोई भी क्वांटिटीज जो हमें लॉज में यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. तो ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज. तो फिजिकल क्वांटिटीज ब्रॉडली दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. कौन से? पहला है
स्केलार क्वांटिटी, दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी ब्रॉडली इट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, एक होता है स्केलार क्वांटिटी, दूसरा होता है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलार क्वांटिटी क्या है देखते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या है देखते हैं। सब लोग कहते हैं कि डिजिटल बोर्ड पे डिजिटली हम पढ़ाते हैं, गलत बात है। डिजिटल बोर्ड तो आपने लगा लिया, पर लिखते तो वो मार्कर से। यहां पे ऐसा नहीं होगा, आपको विजुअलाइजेशन की ताकत मैं यहां पे दूंगा। मेरे 20 साल का कंप्लीट एक्सपीरियंस में आपको फिजिक्स को अंडरस्टैंड एकदम विजुअली आपको करके दिखाऊंगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, सबसे पहला पॉइंट है देखो स्केलर क्वांटिटी। कैसे, कुछ कौन से क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं? तो स्केलर क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज, नॉट स्केलर, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड है और उसको डायरेक्शन का कुछ लेना नहीं है देना नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, भाई एक काम करो, खुद का वेट गिनो। आप क्या करोगे, तराजू है सर, तराजू के ऊपर मैं ऐसे रुकूंगा, मुझे वेट पता चल जाएगा, मास पता चल जाएगा। ओके, उल्टा रुक ले भाई, अब तू सर से मेजर कर ना पैर से मेजर कर, मास तो आपका उतना ही आएगा। तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटीज एक ऐसी क्वांटिटीज होती है कि फिजिकल क्वांटिटीज जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होती। तो आप डिस्क्राइब कैसे करें सर? अच्छा ठीक है, देखते हैं। टू डिस्क्राइब अ स्केलर क्वांटिटी हमें क्या क्या चीजें याद रखनी पड़ेगी और क्या रहना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है द स्पेसिफिक यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी इट शुड बी डिस्क्राइब्ड। कि आप क्या कर रहे हो, मान लो मास, मुझे मास मेजर करना है, तो मास के लिए स्पेसिफिक उसकी यूनिट क्या है? जैसे कि जनरली हम केजी में मेजर करते हैं, तो केजी उसकी एक यूनिट होनी चाहिए। दूसरा, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटिन्यूड इन दैट क्वांटिटी। ठीक है, जरा ये आपको लगता है ना बहुत हेवी चल रहा है, कुछ हेवी नहीं है। एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, एक यूनिट चाहिए, डायरेक्शन की कोई लेना देना नहीं है। ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज अ मैग्नीट्यूड, एक कोई मैग्नीट्यूड होगा, मैं बताऊंगा यहां पे, देखो आपको एक यहां पे डायग्राम दिख रहा है, मैं बताऊंगा। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको एक मैग्नीट्यूड होता है और एक पर्टिकुलर यूनिट होती है और उसको डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो एक एग्जांपल है, अ बैग कंटेन्स 100 kg ऑफ शुगर। ठीक है, अ बैग कंटेन्स 100 kg ऑफ शुगर। यहां पे देखो, अब मुझे यहां पे मैंने कहा कि आपके पास सिर्फ 1-1 किलो के वेट्स है। आपके पास कितने किलो के वेट्स है? सिर्फ 1-1 किलो के वेट्स है आपके पास। चलो मैं यहां पे एक वेट लेता हूं और इसको मैंने कहा कि दिस इज ऑफ 1 kg। 1 kg का ये एक वेट है। तो आप बताओ कि मुझे अगर यहां पे मैंने तो बोल रहा हूं कि दिस सैक शुगर इज ऑफ 100 kg। रुको जरा कलर चेंज कर देते हैं अपन, तो कौन सा ले भाई, व्हाइट लेते हैं। चलो, इसका वेट क्या है? 100 kg है। तो मुझे बताओ सेकेंड पैन में मैं ऐसे 1-1 किलो के कितने वेट्स ऐड करूं सो दैट ये बैलेंस हो जाए? ऐसे कितने वेट्स ऐड करूं? बताओ, जल्दी बताओ। चाहो तो आप कमेंट में कुछ भी डाल सकते हो, ऐसे कितने वेट्स ऐड करूं? ऑफ कोर्स सर 100 ऐसे वेट्स ऐड करने पड़ेंगे तब जाके वो इक्वल होगा। हाँ, तब जाके इक्वल होगा। तो अगर मुझे लिखना है मास, मास लिखना है यहां पे, तो मास ऑफ बैग आप लिखते कैसे हो? 100 kg। पर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग एक्चुअली होता है 100 टाइम्स ऑफ 1 kg, और इसको रेफरेंशियल यूनिट कहते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये है आपकी एक पर्टिकुलर यूनिट। यहां पे डायरेक्शन है क्या? देखो, कोई डायरेक्शन है? कोई डायरेक्शन नहीं है, कुछ डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है, पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और एक रेफरेंशियल यूनिट है। तो ऐसे क्वांटिटीज को हम कैसे क्वांटिटीज कहते हैं? कैसे क्वांटिटीज कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, चलो आगे देखते हैं।
तो यहां पे और कुछ ऐसे व्हाट आर द एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटीज के क्या क्या एग्जाम्पल्स है। तो यहां पे अगर देखा जाए तो स्केलर क्वांटिटीज लेंथ, ऑफ कोर्स लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है। आप एक रूम का लेंथ एक दीवार से दूसरी दीवार तक आप मेजर करो या उस दीवार से ऑपोजिट डायरेक्शन पे मेजर करो, कोई फर्क नहीं। देखो मान लो ये एक पेन है ना, ये एक स्टाइलस है, मैंने यहां से मेजर करना स्टार्ट किया इस पॉइंट तक, मान लो इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर्स। तो अगर मैंने यहां से स्टार्ट किया तो भी इसकी 10 मीटर आएगी, तो डायरेक्शन ओरिएंटेड नहीं है, डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट है टाइम, टाइम भी आपकी कैसी है, टाइम इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, उसको डायरेक्शन का कुछ लेना देना नहीं है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या है आपका स्केलर क्वांटिटी है। डेंसिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मास आपका स्केलर क्वांटिटी है। वर्क, वर्क इज नथिंग बट एनर्जी, तो ये भी आपकी क्या है स्केलर क्वांटिटी है। एनर्जी, अच्छा वो भी स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज वो भी स्केलर क्वांटिटी है। हाँ, और ऐसे बहुत सारे। अच्छा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट नोट है भाई, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इतने डेकोरेट करके आपके सामने लिखा हुआ है, तो याद रखना दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये सारे जो आपको नोट्स है, जो भी मैं लिख रहा हूं, सारे आपको ऐप में अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, नहीं दे सकता। वहां पे कहां पे अपलोड करें, वहां पे सिर्फ हम वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो नोट क्या है, क्विक नोट, जल्दी बहुत जल्दी आपको बताना पड़ेगा। यूनिट इज नॉट अ कंपल्शन, यूनिट कंपल्शन नहीं है स्केलर क्वांटिटीज में। स्केलर क्वांटिटीज में आपके क्वांटिटी का यूनिट कंपल्सरी हो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहां पे एग्जांपल भी देता हूं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलो पता नहीं, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, उसको हम क्या कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब भाई डेंसिटी को डेंसिटी से डिवाइड करोगे तो यूनिट तो कैंसिल होगी, यूनिट कैंसिल हो गई। अब वहां पे इट इज अ यूनिट लेस स्केलर क्वांटिटी, ये कैसी है यूनिट नहीं है, यूनिट लेस स्केलर क्वांटिटी हम इसको कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाँ ये हमने सर 10th में पढ़ा हुआ है। व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो यहां पे लिखता हूं सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट in vacuum to speed of light in medium। क्या आपने ऐसे ही लिखा था स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, याद करो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाया होगा इन मीडियम। तो अब बताओ म्यू, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, आप क्या लिखोगे मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में भी मीटर पर सेकेंड। अरे दोनों कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया यूनिट है यूनिटलेस, तो ये तो यूनिटलेस हो गई। आपको अगर पता हो डायमंड का रफली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 2.5, 2.4, 2.5 के आसपास होता है, तो वहां पे उसको यूनिट नहीं है। बट ये वेदर इसको कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं, इसको कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे भी कुछ क्वांटिटीज है जो यूनिटलेस है, तो यूनिट इज नॉट कंपल्सरी। हाँ, पर मैक्सिमम क्वांटिटीज को यूनिट होती है, मैक्सिमम क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज को यूनिट होती है, पर कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिसको यूनिट का कोई कंपल्शन नहीं है, विदाउट यूनिट भी वो चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे हम स्केलर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो आप जैसे अलजेब्रिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हो, आप सिमिलरली वैसे कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर बोला कि सर एक टेबल है, ये मान लो एक टेबल है, और टेबल के ऊपर मैंने सर एक ब्लॉक ले लिया जिसका मास कितना है 2 kg है सर। ठीक है सर, ये ले लिया हमने 2 kg वाला ब्लॉक, और इसके ऊपर मैंने रख दिया दूसरा वाला ब्लॉक, और इसको मैंने कह दिया कि ये 1 kg वाला है। तो बताओ बच्चों कितना टोटल वेट होगा, कितना होगा? अरे इजीली बोल सकते हैं सर ये 2 kg है, ये 1 kg है, तो टोटल मास कितना होगा इसका 3 kg। तो आप एल्जेब्रिक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। हाँ, बट वेक्टर के साथ ये पॉसिबल नहीं है। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
हैविंग बोथ, उसके पास दोनों भी, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। पर यहां तक ही देखो, बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं। याद रखना, जब आप नीट जेई की पढ़ाई करते हो तो कंसेप्ट्स बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांगली आपको आने चाहिए। कोई भी आपको क्या बोलेगा, सर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो चीज बच्चे भूल जाते हैं, वो क्या होता है, एंड इट शुड ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जो ऐसे क्वांटिटीज जिसको मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर लॉ ओबे करते हैं, वही उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसका मैं एग्जांपल दूंगा आपको, पहले देखा तो जाए। ठीक है, यहां पे एक और में भी आपको एक डेफिनेशन है, पर सबसे पहले देखें तो डिस्क्राइबिंग अ वेक्टर क्वांटिटी हमें क्या क्या चीजें चाहिए। सबसे पहले चाहिए भाई स्पेसिफिक यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की एक यूनिट जो है वो आपको कंपलसरी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना टाइम्स ऑफ दैट यूनिट है। जैसे कि हमने पीछे देखा है, यहां पे देखो 100 kg, हम क्या कहते हैं 100 kg। व्हाट डू यू मीन बाय 100 kg? 100 टाइम्स ऑफ 1 kg, 1 kg का 100 गुना, तो इसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। वैसे ही सिमिलरली आपको यहां पे भी क्या चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओरिएंटेशन, मींस इसकी डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए। चलो अपन यहां पे एक एग्जांपल लेंगे। अ प्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। यहां पे एक एग्जांपल है, देखो आप। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा एग्जांपल आगे वाले स्लाइड्स में लेते हैं। यहां पे हमें जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, ये लेते हैं आगे। अरे बहुत बड़ा हो गया मालिक, 1 मिनट रुकिए, हम इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं सो दैट विजिबल हो जाए आपको। हाँ, ये लो। अब देखो, अ प्लेन इज फ्लाइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये हमें देखना है, तो ठीक है सर, ओके। फर्स्ट है सॉल्यूशन लिखते हैं। अब क्या ये वेलोसिटी बोल रहा है, व्हाट इज दिस टर्म, वेलोसिटी। वेलोसिटी वेक्टर है, स्केलर है भाई सर। वेलोसिटी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके क्या क्या होना चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन, चलो हम क्या करते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन को वीपी लिखते हैं। लेट अस राइट इट एज वीपी, वेलोसिटी ऑफ प्लेन। एक मिनट, वेलोसिटी ऑफ प्लेन एक वेक्टर है, मैं बताऊंगा आगे कैसे कैसे लिखना है। दिस इज इक्वल टू क्या क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यूनिट होने चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। तो उसकी मैग्नीट्यूड कितना है, 50 टाइम्स ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया। अब डायरेक्शन बोल रहा है, ये कहां से कहा जा रहा है, सर वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। अब देखो ये क्या हो गया आपका, फटाफट बोलो, कमेंट्स भी डाल सकते हो। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू। कितना गुना है, ये 50 टाइम्स, 50 गुना है। किसके 50 गुना है, 1 मीटर पर सेकेंड के 50 गुना है। सो इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको क्या कहोगे आप, रेफरेंशियल यूनिट। रेफरेंशियल यूनिट, ये है आपकी रेफरेंशियल यूनिट। अब देखो ये दो चीजें आपके किसको थी, स्केलर क्वांटिटी को थी। अब एक चीज और बढ़ गई, क्या है, ओरिएंटेशन, माने डायरेक्शन। डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गई। व्हाट इज द डायरेक्शन, यस सर, प्लेन इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो ये 3 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी, न्यूमेरिकल वैल्यू होनी चाहिए, रेफरेंशियल यूनिट होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। सो एक वेक्टर क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए,
सबसे पहला क्या है, देखो सबसे पहला क्या चाहिए हमें, सबसे पहले चाहिए अ स्पेसिफिक यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, उस क्वांटिटी की स्पेसिफिक यूनिट। एग्जाम्पल के केस में हमने क्या देखा, एग्जाम्पल में देखो स्पेसिफिक यूनिट क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी रेफरेंशियल यूनिट, ये जो थी हमने ये ले ली है ना। नेक्स्ट देखो सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाला है द न्यूमेरिकल वैल्यू, नहीं सॉरी, द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यूनिट इज कंटेन्ड इन दैट क्वांटिटी। कितना गुना है, कितना गुना है, 1 मीटर पर सेकेंड का कितना गुना है, ये 50 गुना है, 50 टाइम्स ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो है क्या, है सर, ओके। अच्छा बच्चा, नेक्स्ट लो, द ओरिएंटेशन ऑफ दैट क्वांटिटी। ओरिएंटेशन माने क्या, ओरिएंटेशन माने डायरेक्शन। क्या है, क्या इसके पास डायरेक्शन है सर, 50 मीटर पर सेकेंड ट्रैवलिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ऐसे क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। सो सच क्वांटिटीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। चलो कुछ आगे देखते हैं। अच्छा भाई, बहुत सारे स्कूल्स में ना ये गलत पढ़ाया जाता है, करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत सारे स्कूल्स में, मैं जहां जहां पढ़ा चुका हूं, जहां फाउंडेशन के बच्चे भी आते थे, उन्होंने बोला सर हमारे स्कूल ने, टीचर ने बोला है करंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखते हैं अब क्या होगा। करंट, आप बोलोगे सर डायरेक्शन तो है, अच्छा है, देखो सर ये वायर है सर, क्यों नहीं है। मैंने कहा कि इस वायर से फ्लो होने वाला जो करंट है, ये इसमें से कितना फ्लो हो रहा है, I1, यहां से कितना फ्लो हो रहा है, I2, ओके। और इन दोनों को मैंने ज्वाइंट करके, ये देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया, एक ज्वाइंट ले लिया। अब देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना या फिर सिर्फ एक मार्कर से डिजिटल बोर्ड पे लिखना, दैट इज नॉट अ डिजिटल टीचिंग। ऐसे इंटरेक्टिव डायग्राम्स होने चाहिए। इंटरेक्टिव डायग्राम्स हो गए तो हमें जल्दी समझ में आएगा। आगे तो मैं आपको एनिमेशन भी करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। चलो यहां से I1 आया, यहां से I2 आया, दोनों क्या होगा, ये ऐड होके कितना करंट बाहर आएगा, तो यहां से जो बाहर करंट आएगा ऑफकोर्स सर I1 प्लस I2 आएगा। करेक्ट है, ओके। सर आपने डायरेक्शन निकाली है, देखो आपने क्या कहा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहां पे बाहर आ रहा है, तो ये तो वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। इसलिए तो मैंने कहा बेटा, आधा नॉलेज बहुत डेंजरस होता है। किसी को भी पूछो आप, तो वो क्या बच्चा, वो क्या बताएगा आपको, कि वो बताएगा फिजिकल क्वांटिटी हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, पर आगे कोई नहीं बताएगा। इतना डिटेल में हमें क्यों पढ़ना है। अरे ऐसे सिंपल टॉपिक्स में से असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे रीजन, असर्शन तो आएगा, रीजन क्या है, रीजन क्या आप बताओ, क्या बोलोगे आप कि बोथ इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। हाँ देखने के लिए तो हाँ मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है करंट के लिए, पर नहीं, उसका एक्चुअल रीजन है इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये वेक्टर एडिशन के लॉज ओबे नहीं करता है, यही इसका रीजन है सबसे बड़ा। तो क्या मान लो मैंने यहां पे एक एंगल ले लिया थीटा, यहां पे आपको दिख रहा है, मैंने अगर इस एंगल को भी अगर चेंज किया तो करंट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। यहां से मान लो मैंने बोला है दिस करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज 1 एम्पियर, और यहां से अगर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वायर इज 2 एम्पियर, तो बताओ बाहर कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर 1 एम्पियर ऊपर से आ रहा है, 2 एम्पियर नीचे से आ रहा है, टोटल करंट फ्लोइंग शुड बी 3 एम्पियर। अब मैं एंगल बढ़ाऊं या घटाऊं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी की वजह से करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसका रीजन क्या है, सबसे बड़ा रीजन है इट डज नॉट ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये इसका रीजन है। तो असर्शन रीजनिंग जैसे जो क्वेश्चन आते हैं वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ बहुत सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। असर्शन रीजनिंग में हमारे मार्क्स चले जाते हैं, तो इसलिए इसको कभी भी आप VIMP लिख के रखना, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, हाईलाइट क्यों करना चाहिए, सारी चीजें मैं बताऊंगा।
मान लो आप रिवीजन कर रहे हो, रिवीजन करते समय आपके जो नोटबुक में है ना, मान लो 100 पेजेस है, अगर मुझे 100 पेजेस अगर पढ़ने के लिए मेरे को कितना टाइम लगेगा सर? बहुत टाइम लगेगा। तो मुझे अगर फास्ट रिवीजन करनी हो तो मैं क्या करूंगा, जिस जिस पॉइंट पे मुझे लगता है कि यहां से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि यहां पे असर बहुत सिंपल है फिर भी आ सकता है कि असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन पॉसिबल है, तो आप वहां पे आईएमपी करो। चाहो तो इसको रेड पेन से लिख लो, रेड पेन से लिखोगे तो जैसे ही आप नोटबुक देखोगे तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट रेड पेन से लिखे हुए आपका ध्यान डायरेक्टली उधर जाएगा। जो आता है वो ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है उसको आप कभी भी आदत डालना रेड पेन से लिखो। रेड एक ऐसा कलर है जहां पे देखो ह्यूमन टेंडेंसी है, लाल दिखे तो लगता है डेंजर, तो वहां पे आदमी क्या करता है, और एक कोई भी बच्चा क्या करता है, 2 मिनट स्पेंड करता है और उसको अच्छी तरह से पढ़ लेता है, तभी जाके आपका छोटे छोटे पॉइंट्स में से जो आप बोलते हो सिली मिस्टेक होते हैं वो सिली मिस्टेक कम हो जाएंगे। यही टॉपर का है, यही टॉपर बच्चों का यही वे ऑफ लर्निंग होती है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हमें पहले से ही करनी पड़ती है। चलो यहां तक क्लियर है? यहां तक ऑफकोर्स मुझे लगता है कि यहां तक क्लियर होगा, और ऑफकोर्स कमेंट डाल देना, लातूर का सबसे पहले वाला मैं स्टार्ट कर रहा हूं पूरी सीरीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? तो वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो पहले तो हमें यहां पे दो चीजें देखनी है। वेक्टर एनालिटिकली कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, और ग्राफिकली वो कैसे लिखता है। ठीक है, देखते हैं सर। एक वेक्टर मान लो ए बार, यहां पे लिखा है देखो मैंने, वेक्टर से ए बार कैन बी रिप्रेजेंटेड ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, हम क्या करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब देखो यहां से मैंने स्टार्ट किया, यहां पे एंड किया, इसको कोई एरो हेड है, ये कहीं से तो स्टार्ट हो रहा है। अब ये जहां से स्टार्ट हो रहा है, ये जो पॉइंट है यहां से स्टार्ट हो गया। अब देखो मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं अपन, कि मान लो मैं कहता हूं सुमित इज ट्रैवलिंग फ्रॉम से पॉइंट ओ, इसको कहते हैं ओ कहते हैं, चलो, एंड इस पॉइंट को लेते से पी कहते हैं। सुमित इज ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ओ टू पी, ये तो मैं ओ से लेके पी की तरफ ड्रॉ करूंगा, तो यहां पे डायरेक्शन स्पेसिफाई हो गई। क्या हो गई? फ्रॉम ओ टू पी। क्या मैं पी टू ओ बोल सकता हूं? नहीं, मैंने एग्जांपल दिया है सुमित इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ओ टू पी। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक लाइन, एक ऐसी लाइन जिसको कोई एरो हेड है। चलो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट, दूसरा भी नाम है इसको, इसको कहते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर। टेल ऑफ अ वेक्टर, इनिशियल पॉइंट बोलो, टेल ऑफ अ वेक्टर बोलो, चलेगा। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फाइनल पॉइंट। फाइनल पॉइंट, दूसरा नाम देखो हेड की तरह दिखा रहा है, हेड ऑफ अ वेक्टर। हेड ऑफ अ वेक्टर, हेड ऑफ अ वेक्टर। चलो अब देखते हैं ये क्या रिप्रेजेंट करता है मालिक। ऑफ कोर्स एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस एरो हेड जो ये है, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। वेक्टर्स को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वेक्टर्स को दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। कौन सी दो चीजें इंपॉर्टेंट है? एक तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी उसकी डायरेक्शन। तो एरो हेड रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन। अब नेक्स्ट, ये जो लाइन की लेंथ दिख रही है आपको, लाइन की लेंथ, जो लाइन की लेंथ है दैट इज ओ टू पी, ये होता है आपका, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड माने हमने अभी देखा था, मैग्नीट्यूड मींस व्हाट? मैग्नीट्यूड क्या होता है? वो न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना गुना है,
कितना गुना है वो रिप्रेजेंट करता है क्या? लाइन की लेंथ रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो लेंथ ऑफ द लाइन, फिर से रिवाइज करते हैं, लेंथ ऑफ द लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एंड एरोहेड क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। ये जहां से स्टार्ट होता है आप इसको कहते हैं स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल सकते हो, इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो, या दूसरा नाम है टेल ऑफ अ वेक्टर। जो ये एरो हेड दिखता है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? फाइनल पॉइंट कहोगे या फिर हेड ऑफ अ वेक्टर कहोगे। ये एरो हेड क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन। ये लाइन की लेंथ, जो भी लेंथ है, इसको क्या, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके चलो सर, यहां तक तो समझ में आ गया। अब दूसरा होता है डायरेक्शन। अभी इस लाइन की डायरेक्शन जो मुझे स्पेसिफाई करनी है, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक रेफरेंशियल लाइन ले लिया हमने, जैसे हम एक्स एक्सिस लेते हैं, यहां से वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाता है, उसी को हम कहते हैं ओरिएंटेशन या फिर डायरेक्शन। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यहां पे आओ, एनालिटिकली कैसे लिखा जाता है? तो सबसे पहले है, सबसे इंपॉर्टेंट है एनालिटिकली, मतलब मैथमेटिकली। देखो वेक्टर को क्या क्या होता है, फटाफट वेक्टर को क्या होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर अगर मुझे लिखना हो मैथमेटिकली, तो मैं कैसे लिखूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मैं लिखूंगा, देखो यहां पे लिखा है मॉडुलस ऑफ ए बार। इस वेक्टर का नाम क्या है? इस वेक्टर का नाम है ए बार। अगर मैं लिखूं मॉडुलस ऑफ ए बार, जैसे यहां पे दिखा हुआ है, तो इट रिप्रेजेंट्स, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। दूसरा डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। अभी एक तो आप एंगल बोलो, दैट इज एक रेफरेंशियल लाइन से कितना एंगल। तो मैं मान लेता हूं, यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, लेट अस से 30 डिग्री। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि दिस वेक्टर ए बार इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द रेफरेंशियल लाइन इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज नहीं बोल सकते, क्लॉकवाइज मतलब नीचे चला जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर से बताता हूं, this vector a bar is making an angle 30 degree with referential line in anti clockwise। ये कौन सा डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो ऐसे मैं इसको कह सकता हूं। तो ये हो गया आपका एनालिटिकल मेथड, ये वाली एनालिटिकल है, ये आपकी ग्राफिकल। हम आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, वहां आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट है एक एग्जांपल। A plane is traveling with 350 किलोमीटर पर आवर एज शोन इन द फिगर। यहां पे एक है फिगर है, देखो सुंदर सा डायग्राम निकाला हुआ है। डिजिटल टीचिंग इसको कहा जाता है। आपका पूरा प्रेजेंटेशन एक अच्छी तरह से प्रेजेंट होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम भी करेंगे। तो यहां पे मैंने कुछ डायग्राम, ऑफ कोर्स क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, तो हमें यहां पे क्या करना है? हमें इसका एक वेक्टर ड्रॉ करना है। कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है? ये वेलोसिटी वेक्टर। चलो ठीक है सर, क्या करते हैं? कोई बात नहीं, एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लो। आप स्टार्टिंग पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, कोई इशू नहीं है। चलो इसकी मैग्नीट्यूड अब बताओ मुझे, इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है? इसकी मैग्नीट्यूड है 350 किलोमीटर पर आवर। तो अगर मुझे लिखना हो वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, ये हो गया वेक्टर। ये अगर मैं बार देता हूं, इसका मीनिंग है ये इट कंटेन्स मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो अगर मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा? 350 किलोमीटर पर आवर, और ये हो गया आपकी मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या बोला है? अब कैसे लिखूं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल होगा 60 डिग्री। यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, अब मैं दोनों लिखता हूं यहां पे, कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है देखते हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अब ऐसे अगर वर्ड्स कहीं आ रहे हैं तो हमें कहां से स्टार्ट करना है? कभी भी सेकंड वाले से स्टार्ट करो टुवर्ड्स फर्स्ट वाला। कहां से स्टार्ट करना है? लास्ट से फर्स्ट की तरफ जाना है। ईस्ट, ये ले लिया ईस्ट, ईस्ट से किधर जाना है? नॉर्थ की तरफ जाना है। कितना है?
ईस्ट से नॉर्थ की तरफ मैं अगर जाऊं तो एंगल कितना है, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है सर, हम नॉर्थ की तरफ से नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हो। तो अगर वैसे लिखना है तो चलो सेकेंड वे, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन क्या लिखूंगा मैं 350, ये हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये हो गई उसकी रेफरेंशियल यूनिट, ये तो होगी, ये हो गया मैग्नीट्यूड। ओके, अब लिखना क्या है डायरेक्शन, ये नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा था, मैं अब लिखता हूं ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कभी भी याद रखना टाइप्स ऑफ कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे तो कहां से स्टार्ट करना है, लास्ट वाले से स्टार्ट करना है। कहां से जाऊंगा मैं, नॉर्थ से लेके ईस्ट की तरफ जाऊंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आप कोई भी बुक उठा लो, डीसी पांडे लो, बीएम शर्मा लो, किसी की भी मॉड्यूल ले लो, किसी की भी मॉड्यूल में ये क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे, नॉर्थ ऑफ ईस्ट या ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे क्वेश्चंस कंपलसरी रहेंगे। यहां पे बच्चा सिली मिस्टेक करेगा, मतलब करेगा, गारंटी देता हूं मैं, 20 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, देख रहा हूं। चलो, तो कहां से निकलना है, नॉर्थ से निकलना है। किसकी तरफ जाना है मुझे, ईस्ट की तरफ जाना है। तो नॉर्थ से निकलूंगा, ईस्ट की तरफ जाऊंगा, तो नॉर्थ से निकला, ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, तो कितना एंगल बना, बोलो बोलो कितना एंगल बना 30 डिग्री। तो आंसर क्या आया 350 किलोमीटर पर आवर, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये मेरा आंसर आया। आ गया समझ में, होपफुली आपको समझ में आ गया। अब इसकी मुझे अगर वेक्टर निकालना हो, दोनों केसेस में देखो, दोनों केसेस में मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैग्नीट्यूड सेम है, आपका प्लेन कहां से निकला है, आपका प्लेन निकला है एक ओरिजिन से, यहां से। तो मैं यहां से एक वेक्टर स्टार्ट करूंगा और एक 350 किलोमीटर, 350 के जैसा एक वेक्टर ड्रॉ करूंगा और मैं कहूंगा ये है आपका वेलोसिटी ऑफ अ प्लेन वीपी बार ग्राफिकली। ये हो गया ग्राफिकली और ये हो गया एनालिटिकली। ठीक है सर, एनालिटिकली पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बराबर है बेटा, पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब हम करेंगे इसको पूरी तरह से लिखना, थोड़ा सा छोटा कर देते इसको। हाँ चलो बेटा इधर आ जा। हाँ, अब मुझे लिखना है इस वेलोसिटी ऑफ प्लेन का सिर्फ मैग्नीट्यूड। क्या लिखना है मुझे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है। अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूं, याद रखना मैथमेटिकली आपको कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो वेलोसिटी तो पूरा है, अगर मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ वीपी बार, मॉडुलस रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कितना है, मैग्नीट्यूड ये देखो, ये है आपका मैग्नीट्यूड कितना है 350 किलोमीटर पर आवर, ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड। अगर मैंने जैसे, चलो मैं डायरेक्शन भी बोल देता हूं, डायरेक्शन कैसे लिखी जाती है, हालांकि हम आगे सीखने वाले हैं, मैं यहां पे ही बोल देता हूं। अगर इस वेक्टर की मुझे डायरेक्शन बतानी हो, ओनली डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं, तो मैं लिखूंगा वीपी कैप, इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, इसको क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। दिस इज इक्वल टू, अब इसकी सिर्फ डायरेक्शन, अब मेरे पास दो डायरेक्शन है, एक तो ये वाली डायरेक्शन है दैट इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये भी लिख सकता हूं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, या और देखो सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो आपको होपफुली यहां पे याद रखना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चन में। तो टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई नहीं बताएगी टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन कैसे कर रहा है। जब मैं आकाश में था तब मैंने AIR 9 निकाला था, उसी सेम ईयर में मैंने निकाला था AIR 14। तो ये जो ऐसे रैंक्स है ना, अब तक लातूर ने देखा नहीं है, नहीं देखा है,
लातूर का हाईएस्ट में आई थिंक सो AR 21 या 22 कुछ होगा, उसके ऊपर कोई रैंक नहीं आया है। तो ये जो टॉपर बच्चे हैं ना, ये टॉपर बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन के कैटेगरीज पकड़ लेते हैं। अब क्वेश्चन कैसे कैसे, अरे वेक्टर्स में मैंने जब एक बुक ली तो वो बुक में से कुछ क्वेश्चंस कैटेगराइज करते हैं। नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चन आएंगे, फिर नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मेरे को यहाँ पे हर बार तकलीफ होती है। और एक दूसरी चीज, वो मिस्टेक नोटबुक बनाते हैं। तो मिस्टेक नोटबुक में हर बार वो एक एक मिस्टेक नोट डाउन करते हैं, तब जाके उनको पता चलता है कि कौन सी मिस्टेक रिपीट हो रही है, कौन सी नहीं हो रही है। ये सारी छोटी छोटी चीजें मैं आपको पूरे कंप्लीट सीरीज में बताऊंगा, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलो नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। अब इसमें कौन से टाइप के वेक्टर्स हैं। तो पहला है पोलर वेक्टर। अब कैसे वेक्टर को सर पोलर वेक्टर कहा जाता है, देखते हैं, कोई बात नहीं। द वेक्टर हु डायरेक्शन डज नॉट चेंज, जिसकी डायरेक्शन चेंज कभी नहीं होगी, इवन दो द कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच इट इज डिफाइंड चेंजेस। अब सर बहुत लंबा जा रहा है, समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं बेटा, अपने पास विजुअलाइजेशन की ताकत है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड लातूर पैटर्न बट 2.0। ये डिजिटल लातूर पैटर्न 2.0 है और इसकी शुरुआत आज से चालू हो गई। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। यहां पे ले लिया हमने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस। अब मान लो दिस इज अ फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अब अगर मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया, लेट अस से हम इसके ऊपर एक ब्लॉक रखते हैं, चलो सर रख दिया। अब इफ से 10 न्यूटन फोर्स हम इसके ऊपर लगाते हैं, लेट अस से फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास m। जल्दी जल्दी बोलो, ब्लॉक का क्या होगा? ब्लॉक क्या ये इसी एक पोजीशन पे रहेगा? मान लो दिस पोजीशन इज A, क्या यहाँ पे रहेगा या आगे चले जाएगा? यहाँ पे रह गया, आगे चले जाएगा। चलो जल्दी 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 बताओ। ये ब्लॉक की पोजीशन यहाँ पे नहीं, कुछ समय बाद ये आगे कुछ B पॉइंट पे चला जाएगा। मतलब मुझे पता है कुछ भी हो जाए ब्लॉक ये A से लेके B तक ही जाएगा, है ना। तो अगर मैंने कोऑर्डिनेट एक्सिस ले भी ली किसी भी चीज में, मान लो मैंने इसको मान लिया एक्स एक्सिस, मान लो ये A पॉइंट को मैंने मानता हूं एक्स एक्सिस, ये वाली लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, और अगर मान लो इसको मैं कहता हूं y एक्सिस और ओरिजिन में मानता हूं A के ऊपर, अगर इसको मैं चेंज भी करूं एक्सिस को, ये एक्सिस को अगर मान लो मैंने उठा के कहीं यहां पे भी रख दिया, कोई फर्क नहीं, बॉडी तो एक ही डायरेक्शन पे जाएगी। मान लो यहां पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, बॉडी तो A to B जाएगी। यहां पे रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वेक्टर्स को हम कैसे वेक्टर कहते हैं? ऐसे वेक्टर्स को हम कहते हैं पोलर वेक्टर्स, जिसकी डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं होगी। आपने अगर एक्सिस चेंज की तो भी चेंज नहीं होगी। सच वेक्टर्स आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। तो इसके क्या एग्जांपल्स है? तो इसके एग्जांपल्स है, देखो पहला है फोर्स, देखो मैंने एक एग्जांपल दे दिया। सिमिलरली मोमेंटम, मोमेंटम एक अनदर एग्जांपल है। तीसरा है एक्सेलरेशन। ये कुछ क्वांटिटीज है, वो कौन से कैटेगरीज में आते हैं? ये कैटेगरी होती है पोलर वेक्टर्स। तो नेक्स्ट होता है एक्सियल वेक्टर्स। तो एक्सियल वेक्टर कैसे वेक्टर्स है? अब ये थोड़ा सा रोटेशनल मोशन में आता है, कोई बात नहीं, हम यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। मान लो ये एक रिंग है और इस रिंग पे ऑफ कोर्स इसका एक सेंटर होगा, ये हो गया मान लो, और एक इमेजिनरी एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग। रिंग के सेंटर से एक इमेजिनरी एक्सिस पास हो रही है। अगर मैं कहूं कि द रिंग इज रिवॉल्विंग इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे रिवॉल्व कर रही है, मतलब रिंग कैसे रिवॉल्व कर रही है? ऐसे रिवॉल्व कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर मुझे इसकी फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो मुझे राइट हैंड रूल यूज करना पड़ेगा। अब राइट हैंड रूल जैसे ही यूज करता हूं तो ऊपर की तरफ एक
वेक्टर आएगा और इस वेक्टर को कहते हैं एक्सियल वेक्टर, क्योंकि ये एक्सिस के ऊपर है, एंटी क्लॉकवाइज है तो इस डायरेक्शन में होगा। अगर आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड इंक्रीज करोगे तो ऑफ कोर्स एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन, इफ मान लो इसकी स्पीड अगर बढ़ रही है तो इसका क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अरे मालिक, अभी जो ड्रोन देखते हो ना, ड्रोन, डीजीआई का ड्रोन इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। यही है, जब उसके पंखे रोटेट होते हैं, स्पीड जब बढ़ेगी तब एक्सेलरेशन होगा, इसलिए वो ड्रोन क्या होता है, ऊपर उठता है। जैसे स्पीड कम होगी ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्सेलरेशन नीचे जाता है तो ड्रोन नीचे आता है। कभी भी देखना, ड्रोन जब ऊपर जाता है बहुत तेज आवाज करता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ऐसे क्वांटिटीज को, ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, एक्सियल वेक्टर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स। अब लाइक वेक्टर किसको कहे, पैरेलल वेक्टर किसको कहेंगे? तो टू और मोर वेक्टर्स, क्या है, टू और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कैसे होना चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर। हाउएवर देयर मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट, मैग्नीट्यूड सेम हो चलेगा, डिफरेंट हो तो भी चलेगा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दोनों भी पैरेलल होने चाहिए। दे शुड आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मीनिंग क्या होता है, पैरेलल का मीनिंग होता है बोथ शुड बी इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अब बोलोगे सर पैरेलल, एंटी पैरेलल उसको क्या कहते हैं, उल्टे करोगे तो उसको एंटी पैरेलल करेंगे। तो दे आर पैरेलल का मीनिंग होता है बोथ शुड बी इन दी सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस से, मैं कहता हूं दिस इज अ वेक्टर, ये एक लेते हैं हम, लेट अस से दिस इज अ वेक्टर ए बार, लेट अस से दिस इज अ वेक्टर ए बार, ये हो गया ए बार। अब देखो इसकी लेंथ बड़ी है, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, हम एक्स एक्सिस मानते हैं, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। अगर मैंने दूसरा वेक्टर ले लिया, लेट अस से ये वेक्टर अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं तो आप कहोगे कि सर ये दोनों लाइन तो पैरेलल है। ना मुन्ना ना, ये लाइन पैरेलल है, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसको पैरेलल नहीं एंटी पैरेलल कहा जाता है, आगे है। चलो ये देखो नेक्स्ट वाला ही पॉइंट वही है। अगर मैंने इन दोनों को अगर मान लो सेम डायरेक्शन में रखा तो अब मैं कहूंगा कि वेक्टर बी बार इज पैरेलल टू ए बार। अब मैग्नीट्यूड देखो, इस वेक्टर की डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की लेंथ बड़ी है, इसकी लेंथ छोटी है। तो यहां पे एनालिटिकली हम कैसे लिखते हैं, ये तो ग्राफिकली हो गया, ग्राफिकली तो मैंने दिखा दिया। अब क्या ग्राफिकल करना जरूरी है, मेरा क्वेश्चन है, क्या ग्राफिकल मेथड करना इंपॉर्टेंट है? एनसीईआरटी में सेपरेटली ग्राफिकली एडिशन ऑफ वेक्टर्स गिवन है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पीवाईक्यू खोल के देख लो नीट जेई के, वहां पे क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 2-3 वेक्टर दे चुके हैं, बोलते हैं कि कौन सा वेक्टर आप ऐड करने से करेक्ट कौन सा है। हम देखेंगे पीवाईक्यू में, आपको बताऊंगा, रिवाइज करके दूंगा कि क्यों ये पढ़ना डिटेल में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनालिटिकली मैं कैसे लिखूं, व्हाट आर दी कंडीशन, इसका कंडीशन क्या है? तो इसकी कंडीशन है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये आगे हमें यूज होगा क्वेश्चन सॉल्विंग में, तो कंडीशंस देख लो, ग्राफिकली भी देखना है, एनालिटिकली भी देखना है। तो एनालिटिकली हमारी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब माने बोथ शुड बी इन दी सेम डायरेक्शन। अब डायरेक्शन बताने वाला कौन होता है, यूनिट वेक्टर, तो मैं यहां लिखूंगा डायरेक्शन। चलो मैं थोड़ा इंग्लिश में लिखता हूं, आप बोलो डायरेक्शन, सर डायरेक्शन of A bar should be equal to direction of B bar, बराबर। आप ऐसे बोलोगे, हाँ, पर लिखते कैसे मैलिक, मैथमेटिकली लिखोगे कैसे? तो हम लिखते हैं मैथमेटिकली A कैप
इज इक्वल टू बी कैप, ये नेसेसरी कंडीशन है। दिस इज द कंडीशन सो दैट द टू वेक्टर्स आर, टू वेक्टर कैसे होने चाहिए, टू वेक्टर शुड बी पैरेलल। तो पैरेलल होने के लिए ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब मैग्नीट्यूड के लिए भाई सेम हो तो भी चलेगा, या फिर उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। सेम हो तो भी चलेगा, डिफरेंट हो तो भी चलेगा। हाउएवर देयर मैग्नीट्यूड मे बी डिफरेंट, मे नॉट बी डिफरेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट कौन सा है, अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर और दूसरा नाम क्या है उसका, एंटी पैरेलल वेक्टर। अनलाइक वेक्टर बोलो या एंटी पैरेलल वेक्टर को। तो टू वेक्टर्स, कुछ नहीं करना है मालिक, इसका उल्टा कर दो। टू वेक्टर्स are called unlike vector if they are acting in opposite direction। अब opposite direction बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या कर लिया, इस a वेक्टर को ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले लो। अब आगे एक नोट बताऊंगा तब पता चलेगा आपको। तो ये ले लिया मैंने एक वेक्टर a बार, अब ये ले लिया मैंने वेक्टर b बार। क्या ये सेम डायरेक्शन में है, हाँ जी सर सेम डायरेक्शन में है। तो क्या इसको मैं पैरेलल वेक्टर कह सकता हूं, नहीं सर ये कौन से है, ये हाँ सर सॉरी ये अभी तो पैरेलल वेक्टर्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एंटी पैरेलल क्या हो गया सर, ऑपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, ये लो डायरेक्शन उल्टी हो गई। अब क्या मैं कह सकता हूं ए बार और बी बार बोथ आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, हाँ सर ए बार इज मूविंग, और ए बार किस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, बी बार किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है। तो ये ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर्स, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एंटी पैरेलल वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स। सो यहां पे क्या लिखा है देखो, इफ यहां कंडीशन है, इफ दे एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ सर डायग्रामेटिकली पता चल रहा है, ग्राफिकल मेथड बहुत इजी है, वाह वाह वेरी गुड। अब देखते हैं एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड भी तो आनी चाहिए तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो एनालिटिकल मेथड में क्या लिखा है, अपोजिट। अब फिजिक्स में और वेक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जब भी आप अपोजिट लिखते हो तो क्या होता है, तो ए बार इज इन द ऑपोजिट का मीनिंग होता है निगेटिव ऑफ बी कैप। दिस रिप्रेजेंट बी की डायरेक्शन ए के ऑपोजिट में है। या फिर मैं लिख सकता हूं बी कैप दैट इज डायरेक्शन ऑफ बी बार इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू डायरेक्शन ऑफ ए बार। ए के ऑपोजिट में बी की डायरेक्शन या बी की ऑपोजिट में ए की डायरेक्शन है, वाइस वर्सा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अभी मैं कहूंगा ये कैसे वेक्टर्स है, सच वेक्टर्स आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अभी इसमें भी और कुछ बाकी है, हम अगले नेक्स्ट क्लास में देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। आज के लिए यहां पे रुकते हैं। होपफुली आप एंजॉय करोगे, ये सीरीज कभी खत्म नहीं होगी। लातूर पैटर्न 2.0 का ये आज से शुरुआत।